गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज गजेंद्र सिंह महिम। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 3 शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको वर्ण विचार के बारे में बताया। इसमें हम क्या शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे परिभाषा शब्द की। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, तो वर्ण क्या है हमारे पास? ये पा, अ, ह, आ, ड, अ, मा, आ, हा, ई, ला, आ। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, पहला जो ये वर्ण है हमारे पास उनसे मिलकर बना है पहाड़, और दूसरे जो मैंने अलग अलग वर्ण लिखे हैं उनसे बनता है महिला। देखो, पा का अगर हलंत हटेगा तो ये बन जाएगा पा। क्या बन जाएगा? पा। और हा का हलंत हटेगा तो ये बन जाएगा हा। और रा का हलंत हटेगा तो ये क्या बन जाएगा? ड़। तो बन गया ये पहाड़। क्या बन गया? पहाड़। ठीक है, तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द। सार्थक का मतलब है जो नियमबद्ध हो। ऐसा नहीं कि आ पहले, पा पीछे, हा पहले, मतलब जो एक सार्थक शब्द का निर्माण करे, ऐसे वर्णों का मेल को क्या कहते हैं हम? शब्द विचार या शब्द बनता है। नेक्स्ट वन है महिला। मां धन आ से मिलकर बनता है मां। हा और ई से मिलकर बनता है हा, और छोटी ई की मात्रा लगाएंगे ही। और ला और आ से मिलकर बनता है ला। ला पे आ की मात्रा लगेगी क्योंकि बड़ा आ है। तो क्या बन गया ये? महिला। ठीक है, ऐसे शब्दों का निर्माण जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, कोई ना कोई अर्थ का बोध कराते हैं, ऐसे वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द। तो ऐसे में शब्दों पे हम विचार कर रहे हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे, शब्द के भेद निम्नलिखित 4 आधारों पर निर्धारित है। शब्द के अगर हम भेद करेंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब ध्यान देंगे शब्द के भेद, शब्द किन किन आधारों पे बनते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, शब्द के भेद में सबसे पहले हमारे पास है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द खाए, तद्भव शब्द। नंबर 3 है गा पे, गा लिखेंगे देशज। देशज शब्द। और घा पे लिखेंगे नंबर 3। नेक्स्ट नंबर 4 पे विदेशी शब्द या विदेशी शब्द। ठीक है, विदेशज शब्द भी कह सकते हैं इसको। तत्सम का अर्थ समझेंगे। संस्कृत भाषा के कुछ शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में वैसा ही होता है, वह तत्सम कहलाते हैं। तत् मतलब उसके सम मतलब समान। किसके समान? संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। एक उदाहरण लिख रहा हूं आपके पास, जैसे अग्नि। अग्नि का तद्भव क्या है? आग। अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा?
आ। तो हिंदी में भी हम अग्नि कहते हैं और संस्कृत में भी हम अग्नि कहते हैं। और तद्भव शब्द का अर्थ होता है संस्कृत भाषा से परिवर्तित शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप होते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। अग्नि का तद्भव क्या हो गया? आग। और हम उल्टा करेंगे तो आग का तत्सम क्या हो गया? अग्नि। अग्नि हम संस्कृत में कहते हैं और हिंदी में उसका परिवर्तित रूप आग कहते हैं, पर अग्नि भी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वन है देशज, जैसे गाड़ी। गाड़ी शब्द क्या है? देशज शब्द। अपने देश की विभिन्न भाषाओं के शब्द जो हिंदी में घुल मिल गए हैं उन्हें देशज शब्द है। गाड़ी क्या है? हमारे देश में जो 22 भाषाएं भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त है उनमें से किसी एक भाषा का शब्द है कि गाड़ी। तो जो अपने देश में उत्पन्न हुए शब्द हैं या जो प्रचलन में आए हुए शब्द हैं, धीरे धीरे एक मैंने किसी के पास बोला, उसने किसी दूसरे के पास बोला, प्रचलन में धीरे धीरे जो शब्द आए हैं वैसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। जैसे हमारे पास गाड़ी और खिड़की। खिड़की ये शब्द जो है अन्य भी है आपके पास, ये ना तत्सम है, ना तद्भव है, ना विदेशी है। ये हमारे क्या देशज शब्द है जो हमारे देश में ही उत्पन्न हुए। जैसे एक और लिख देंगे लोटा, बहुत प्रचलित शब्द है लोटा आदि। ये क्या है? देशज शब्द है जो हमारे देश में ही किसी न किसी भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट वन है विदेशी शब्द। जैसे सबसे पहले लिखेंगे डॉक्टर, ठीक है। और आप लिख सकते हैं स्टेशन आदि। ये शब्द न तो तत्सम शब्द है, न तद्भव है, न देशज है। ये विदेशी शब्द है, हमारे देश में नहीं। आपको पता है कि हमारे देश में अंग्रेजों का राज भी रहा है, मुस्लिम शासकों का राज भी रहा है। तो जो जब वो आए होंगे तो उन्होंने अपने साथ अपनी भाषा भी लाई, पर जब वो यहाँ से चले गए तो उनसे जो भाषा हमने थोड़ी बहुत सीखी है, जो शब्द थोड़े बहुत सीखे हैं, उनका प्रयोग हम आज भी कर रहे हैं। तो जैसे डॉक्टर, स्टेशन आदि क्या है? ऑफिस, चाकू, गमला, है ना, कालीन, स्कूल, तो आदि शब्द हमारे क्या है? विदेशी शब्द है। नेक्स्ट वन है बेटा हमारे पास नंबर 2, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर शब्दों का भेद देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे नंबर 1 है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द। नंबर 2 है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, ठीक है। तो सार्थक शब्द के देखेंगे जिन शब्दों का कोई अर्थ व महत्व होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कैसे? जैसे हम समोसा। अब देखो अगर हम समोसा बोलेंगे तो हमें समोसे की याद आएगी जो होटल में बनता है ना, मैदा और आलू से मिलकर बनता है, ठीक है। तो समोसा। या हम बोलेंगे दूसरा, अगर पुस्तकालय। अगर हम पुस्तकालय शब्द बोलेंगे तो हमें याद आएगा कि हाँ, जहां पुस्तक रखी रहती है विभिन्न प्रकार की, जिसे हम इंग्लिश में लाइब्रेरी कहते हैं। तो पुस्तकालय, तो हमें ऐसे शब्दों जिनसे हमें किसी न किसी चीज का बोध होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है ना। आदि कर देंगे यहाँ पे आदि, ठीक है।
वमोसा। अब हम बोलते हैं ना समोसा वमोसा लेके आओ, तो समोसा तो ठीक है, पर वमोसा क्या चीज है कुछ पता नहीं, निरर्थक शब्द है, उसका कोई अर्थ नहीं है। पुस्तकालय, और उसका दूसरा उल्टा कर देंगे पुस्तकालय। पुस्तकालय हम बोलते हैं ना, चलो पुस्तकालय पुस्तकालय होके आते हैं। तो पुस्तकालय तो ठीक है जहां पुस्तक रखी रहती है, पर पुस्तकालय क्या चीज है कोई पता नहीं है। तो सार्थक शब्द निरर्थक शब्द का अर्थ यही होता है, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है, जिनका कोई मतलब होता है, जिन शब्दों को बोलते समय हमारे मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हाँ ये कोई चीज है, पर उसका उल्टा हम जो बोलते हैं तो वो क्या है निरर्थक शब्द है। इसको मैं रब कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे। हमारे पास नंबर 3 है। नंबर 3 प्रयोग के आधार पर। के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अब शब्दों का शब्द विचार, जो शब्दों का वर्गीकरण है, सबसे तीसरा नंबर है प्रयोग के आधार। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द, और नंबर 2 अविकारी शब्द। ठीक है, तो विकारी शब्द की परिभाषा देखें। विकारी शब्द प्रयोग करते समय जिन शब्दों में लिंग, वचन या कारक के अनुसार कुछ परिवर्तन आ जाए उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। मतलब जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के आधार पर कुछ न कुछ परिवर्तन होते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जैसे लिखेंगे नंबर 1 संज्ञा। संज्ञा शब्द खा पे लिखेंगे। सर्वनाम शब्द गा पे लिखेंगे। विशेषण शब्द और नंबर 4 घा पे लिखेंगे क्रिया शब्द। संज्ञा शब्द में जैसे शेर या शेरनी। सर्वनाम शब्द देखो, जैसे मैं सबके लिए प्रयोग होता है। तुम हम सबके लिए बोल सकते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो या आप कहाँ जा रहे हो, हम आदि बहुत सारे होते हैं। विशेषण शब्द, विशेषण मतलब जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं। ऊंची या ऊंचे, नीचे, किसी चीज की क्या है ये विशेषता बताते हैं। नेक्स्ट वन है क्रिया। क्रिया शब्द मतलब जिसमें काम करने का कुछ बोध होता है। जैसे खाना, अगर हम खाना खाएंगे, कुछ भी चीज खाएंगे तो क्रिया कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। तो खाना, पीना या गाना आदि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है विकारी शब्द। इन शब्दों में, संज्ञा शब्दों में, सर्वनाम शब्दों में, विशेषण शब्दों में, क्रिया शब्दों में जो भी ये शब्द होंगे इनमें कुछ ना कुछ विकार आएगा अगर हम लिंग, वचन या कारक के अनुसार कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे।
अगर हम लिंग के अनुसार परिवर्तन करना चाहें तो जैसे हमने शेर बोला तो हम इसका शेर क्या है पुल्लिंग और शेर भी क्या है स्त्रीलिंग। ठीक है। अगर हम वचन एक वचन और बहुवचन शेर आ रहा है या शेर आ रहे हैं तो क्रिया जो है उस क्या है बहुवचन में है। आ रहे की क्या हो रही क्रिया हो रही तो क्रिया क्या है बहुवचन में है। शेर शेरी रहेगा पर क्रिया बहुवचन में हो जाएगी। नेक्स्ट वन है हमारे पास सर्वनाम मैं तुम हम मतलब बहुत सारे लोग होंगे, तुम मतलब दो एक या दो हो सकते और मैं मतलब सिंगल एक आदमी हो सकता है। ठीक है। तो वैसी ऊंची ऊंचे नीचे क्या है विशेषण शब्द। तो इन शब्दों में क्या है लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होता है इसलिए इनको विकारी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द प्रयोग करते समय जिन शब्दों में कोई परिवर्तन या विकार पैदा नहीं होता वह अविकारी शब्द या अव्ययी शब्द कहते हैं। जिनका व्यय मतलब खर्च नहीं किया जा सकता, व्यय मतलब होता है खर्च करना, व्यय कहला अव्ययी शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द या अव्ययी शब्द चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक काल के लिए क्रिया विशेषण शब्द। क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण शब्द। ठीक है। खा संबंध बोधक। संबंध बोधक से आगे शब्द से ही समझ रहे होंगे कि जिन शब्दों में क्या संबंध होता है संबंध बोधक। गा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक और घा पे विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक जिन शब्दों से विस्मय पैदा होता है आश्चर्य पैदा होता है अचानक जो शब्द होते हैं विस्मयादि। अब क्रिया शब्द कौन कौन से होते हैं क्रिया विशेषण थोड़ा अधिक। अभी क्रिया विशेषण कैसे हो गए भाई थोड़ा मुझे थोड़ा खाना दो। अब देने की क्रिया तो कर रहा कैसे तो थोड़ा तो क्रिया की विशेषता है क्रिया की कि मुझे थोड़ा दो अधिक दो है ना। नेक्स्ट वन है संबंध बोधक। संबंध दर्शाएगा साथ ऊपर। इन शब्दों में कोई विकार नहीं होगा ये जैसे मर्जी प्रयोग करेंगे किसी भी वाक्य में ऐसे रहेंगे। आप मेरे साथ चलो आप सब लोग मेरे साथ चलो तो साथ साथ ही रहा एक वचन में हो चाहे बहुवचन में हो। समुच्चय बोधक। नेक्स्ट वन है किंतु। क्या है किंतु परंतु लेकिन या अथवा आदि। समुच्चय बोधक। ठीक है ना। समुच्चय बोधक ये कहीं पे भी प्रयोग किए जा सकते हैं जैसे मैं आपके साथ आ सकता था किंतु मुझे लेट हो रही है या मैं आपके साथ आऊंगा परंतु आज नहीं कल आऊंगा। तो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो ये सब वैसे की वैसे प्रयोग किए जाएंगे। नेक्स्ट वन है विस्मयादि बोधक। वाह शाबाश। तो विस्मयादि बोधक जो शब्द होंगे उसके पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होगा। वाह क्या अच्छी बात है। तो जो शब्द हमारे मुख से अचानक किसी के लिए निकलते हैं उन ऐसे शब्दों को हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। वाह शाबाश हे राम
तो जो शब्द अचानक हमारे मुंह से किसी के पढ़ते निकलते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। इसको रब करेंगे। लास्ट वन है नंबर 4, रचना के आधार पर के आधार पर, रचना के या बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3। नंबर 1 रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। ध्यान देंगे, सबसे पहले हमारे पास है नंबर 1 में रचना या बनावट के आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। तो रूढ़ शब्द देखेंगे, जो शब्द किसी विशेष कार्य को प्रकट करते हों और उनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नदी, नदी एक क्या है? विशेष। नदी शब्द एक विशेष है, जो शब्द किसी विशेष कार्य को प्रकट करते हैं। परंतु अगर हम इसका टुकड़ा करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, तो इन दोनों शब्दों को जो अक्षर बचेंगे ना और दी, इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। पर अगर ये साथ में है तो नदी किसी एक विशेष को इंडिकेट कर रही है। हाथी, हाथी नाम अगर हाथी बोलेंगे हम, एक विशाल जानवर का ध्यान आता है। ठीक है। नेक्स्ट वन है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने शब्द, सार्थक शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे सबसे पहले देखेंगे दो शब्दों से मिलकर, सबसे पहले क्या है? विद्या, धन, आलय। तो हमारे पास दो शब्दों से मिलकर क्या बन गया? एक शब्द बन गया विद्यालय। क्या बन गया? विद्यालय। जहां विद्या का आलय मतलब घर, विद्या का घर, विद्यालय। विद्या, धन, आलय यौगिक शब्द मतलब दो शब्दों को जोड़ना। नेक्स्ट वन है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द देखेंगे, वह यौगिक शब्द जिनका विशेष अर्थ निकलता है उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे विशेष अर्थ निकल मतलब तीसरा पद प्रदान होता है। यहाँ पे समास का भी जिक्र होगा। सबसे पहले देखेंगे जल, धन, जा बराबर जलज। अब जलज तो ठीक है शब्द है, पर जलज हम किसके लिए कहते हैं? जो जल में पैदा होता है, या जल में पैदा होने वाला, तो क्या होता है? जलज। कमल को हम क्या कहते हैं? जलज कहते हैं। तो योग रूढ़ शब्द योग है, पर रूढ़ भी है। अगर हम रूढ़ इसलिए है क्योंकि हम उसको अलग नहीं कर सकते और एक ही अर्थ है। जलज हम किसके लिए कहते हैं? कमल के लिए कहते हैं। नेक्स्ट वन है नीलकंठ। नीलकंठ जिसका कंठ नीला हो, अर्थात शंख, नीलकंठ। नेक्स्ट शब्द है नीलकंठ। अगर हम नीलकंठ बोलते हैं तो हमें तुरंत भगवान शंकर का याद आता है, ध्यान आता है। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ बराबर शंकर, भगवान शंकर को हम कहते हैं। यहाँ पे क्या है? तीसरा पद प्रदान हो रहा है, यहाँ पे समास का भी